बेटा यूनिट आपकी चल रही है यहाँ पे नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में बेसिक्स मैंने आपको कुछ टर्म्स पढ़ा रहा हूँ अभी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे मैं आपको पहली क्लास से समझाता आ रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी रहेंगे वो समझने में, अदरवाइज ये टर्म ही नहीं समझ आते बच्चों की, डोमेस्टिक क्या है या क्या है, बहुत सारे जो हमने पढ़े, गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या है, ये गुड्स किसे कहा जाता है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सारा का सारा बेसिक चल रहा है इसका, ठीक है। आज की क्लास में आप सीखोगे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इवन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जब आप आगे जाके इसके अंदर टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स के अंदर भी ये काम आता है क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी देखी जाती है टैक्स लगाते टाइम, ठीक है। लॉ के अंदर भी कुछ जगह पे यूज होता है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहा जाता है या इकोनॉमिक टेरिटरी किसे कहते हैं। देखो टेरिटरी का मतलब होता है, ये ह्यूमैनिटीज वालों को भी पता होगा, सीमा, ठीक है, जो समझ रहे हो वो वाली नहीं, देश की सीमा, ठीक है, बेसिकली। अब इसमें क्या है, कहता है व्हेन डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इट मींस द इकोनॉमिक टेरिटरी दैट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी which is administered by the government within which the person, goods and capital are circulated freely। देखो बेटा, कोई भी ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर हमारे देश के गुड्स, कैपिटल, पैसे की मूवमेंट, इंसानों की मूवमेंट फ्रीली हो सकती है, जहां पे कोई भी परमिशन लेने की आपको जरूरत, जैसे अब इंडिया के किसी भी राज्य के अंदर आप फ्रीली क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, सामान लेके जा सकते हो, सामान लेके आ सकते हो, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो सारा पार्ट कहाँ तक कर सकते हो, जो आपकी बाउंड्री के अंदर आता है, तो वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, भारत की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी इकोनॉमिक। अब आता है सॉरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता क्या है, ये देखो। डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, ये चारों चीजें, तीन चीजें आती हैं, एक एक करके हम समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमें लगता है भैया ये जो बाउंड्री है, जैसे यहाँ से क्रॉस करते ही क्या होता है, 2-3 किलोमीटर बाद यूपी में चले जाते हो, यही होता है ना, हम सोचते हैं बाउंड्री क्रॉस कर गए। बाउंड्री सिर्फ इसकी नहीं होती, वाटर की भी बाउंड्री है, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, पूरे अर्थ का 30% है अर्थ, 70% है पानी, तो जमीन ज्यादा यानी पानी ज्यादा है ना, तो पानी की बाउंड्री इससे बड़ी है हमारे, ठीक है। आप ये लगा के चलो, जो समुद्री इलाके है ना बेटा, उसको सिक्योर करना ज्यादा मुश्किल काम है कंपैरेटिव टू, तो आप खुद सोचो, हमें लगता है भैया यूपी इतना बड़ा है, यूपी की बाउंड्री इतनी है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका लगभग, तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगते हैं वो यूपी से लगते हैं, लगभग 9 या 12 स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं उससे, इतना बड़ा है यूपी अपने आप में। लेकिन आप सोचो समुद्र के अंदर बॉर्डर, ठीक है, समुद्र में बेटा एक जहाज ऐसा बनाया जाता है, जैसे अभी एक बना भी था, वी के नाम से बना था, वो कुछ इंडिया का ही था, ठीक है। वो जहाज इतना बड़ा बना था जिसके ऊपर 200 हेलीकॉप्टर, 400 एरोप्लेन लैंड कर सकते थे। एक एरोप्लेन ही कितना बड़ा होता है भाई, उसपे 400 एरोप्लेन आ सकते हैं, उसके साथ 200 हेलीकॉप्टर, और पता नहीं कितने हजार लोग उस पे रह सकते हैं। तो सोचो अपने आप में वो जहाज क्या होता होगा, मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल तो एक जहाज ही ले जाता है, वो बनते हैं वो। ये तो चलो जमीन तो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, इस पे आप एक एक मकान बनाते जा रहे हो, 100 गज, 200 गज, 400 गज का, वो तो कई फीट के अंदर, कई स्क्वायर मीटर के अंदर एक ही जहाज खड़ा हो गया। तो ऐसे कई जहाज कहाँ घूम रहे हैं, समुद्र के अंदर घूम रहे हैं, जो सिक्योरिटी के अंदर लगे हुए हैं हमारी। तो बेसिकली कहने का मतलब है, वाटर वेरीज भी होती हैं, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, और उसी के साथ और तीसरी कौन सी होगी भाई, कहाँ कहाँ रह सकते हो, जमीन पे रह रहे हो, पानी में, उसके बाद हवा, वो एयरवेज संभालती है, तीन ही सेना होती है भारत की जो सारा कुछ संभालती है हमारी, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें आता है, कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ये समझने वाली चीज है, क्योंकि देखो जैसी बाउंड्री की बात आती है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, हाँ सर, जो भी हमारी बाउंड्री में लगता है, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो क्या है, हमारी इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होनी वो समझो पहले, टेरिटोरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज यूज्ड एडमिनिस्टर्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। मैंने ये पहले भी आपको समझाया है, दिल्ली के अंदर भी एम्बेसी एरिया है, वहां पे हर देश की क्या खुली हुई है बेटा, एम्बेसी खुली हुई है। एम्बेसी के अंदर कौन होता है, एम्बेसडर होता है, ठीक है। हिंदी में उन्हें पता होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज वालों को क्या बोलते हैं उसको। हम्म, नहीं, बस एम्बेसडर हो गया ना हिंदी में। तो हिंदी में बताते नहीं क्या सर, बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा रहे होंगे सारे हैं। देखो राजदूत बोला जाता है बेटा, क्या क्या बोलते हैं इसको, राजदूत, सुना सबने हुआ है, बस दिमाग जितना चलता है उतना ही चलाते हैं हम। राजदूत होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हर देश का, जैसे सपोज करो आप यूएस जाते हो, यूएस में किसी इंडियन को प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, वहां रहने में दिक्कत है, कोई लीगल इशू आ रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, फिर इंडिया एम्बेसी में जाएगा। इंडिया में क्या बैठा होगा, इंडिया का एक राजदूत, एम्बेसडर बैठा होगा, हर कंट्री के अंदर एक एक एम्बेसडर
ऐसे ही इंडिया के अंदर क्या होंगी, जितनी कंट्रीज है उनकी क्या खुली हुई है, एम्बेसीज। तो वो एम्बेसी भले ही दिल्ली में खुली हुई है, इंडिया के अंदर ही खुली है, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं है। वो किसका कहलाएगा, जिस देश की वो एम्बेसी है उसी का पार्ट कहलाता है, वो इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड, ठीक है। मतलब वहां इंडिया की गवर्नमेंट अपने रूल नहीं थोप सकती उनके ऊपर, वो अपने रूल के हिसाब से चलेंगे जो वो कंट्री होल्ड करती है, जो रूल उनके देश के अंदर चलते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे भी करिकुलम चलता है। International organization which are physically located within a geographical boundaries of a country, their offices form a part of a international territory। मान लो ऐसा होता नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस यहाँ खुल गया तो डब्ल्यूएचओ इंडिया का नहीं कहलाएगा, डब्ल्यूएचओ तो यूएस का है तो वो यहीं का कहलाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ क्या खोल दी उन्होंने, अपनी एक ब्रांच खोल दी। अब जितनी भी एमएनसीज खुली हुई है बड़े बड़े लेवल की, ठीक है, अब एप्पल मान लो क्या खोल रहा है, नोएडा के अंदर खोल रहा है, तो एप्पल इंडिया की थोड़ी हो जाएगी, एप्पल तो कहाँ की है, कैलिफोर्निया की है, वो वहीं की रहेगी, ठीक है। तो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिजिकली तो हमारी बाउंड्री के अंदर लोकेट हो गई, लेकिन वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं बनती है, वो किसका पार्ट कहलाती है, अपने देश का ही पार्ट कहलाती है। देखिए अब इसमें कहता है व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू इकोनॉमिक, द एंटायर वर्ल्ड, अ रीजन विद इन अ कंट्री बॉर्डर, द एयर स्पेस, अ रीजन विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। दोनों का सेम ही है वैसे तो, सी आएगा, अ रीजन विद इन अ, ठीक है। व्हाट कैन सर्कुलेट फ्रीली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या हो सकता है, पर्सन, गुड्स एंड, फ्रीली आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। Why is domestic territory significant in economic analysis? कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों पता होनी चाहिए हमें। सी आएगा, इट हेल्प्स ट्रैक इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन अ स्पेसिफिक जुरिडिक्शन। हमारी जो सीमा के अंदर जो भी चीजें आती हैं उसको कंट्रोल करने का हमें पता रहता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। कहते हैं कि कौन सा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। बी, फॉरेन टेरिटरीज अंडर अ गवर्नमेंट कंट्रोल। हाउ डज डोमेस्टिक टेरिटरी रिलेट टू द इकोनॉमिक गवर्नेंस। हाँ, ठीक है। बेसिकली बेटा ये वो जगह है जहां पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने अपने रूल्स क्या कर सकती है, अप्लाई, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट कौन कहलाता है। देखो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, सामान्य नागरिक बोलते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सामान्य नागरिक किसे कहा गया है, ठीक है। अभी तो जितने यहाँ बैठे हैं वही सामान्य नहीं है हम सब। बेसिकली सामान्य नागरिक की एक परिभाषा दी गई, वो किस तरीके से है वो समझते हैं। कहता है नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन who ordinarily reside in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। मतलब एक तो वो भारत में रहता हो, भारत में रहने से वो भारत का नागरिक नहीं बनेगा। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है उसकी इनकम सोर्स भी कहाँ पे हो बेटा, इंडिया के अंदर ही हो, ठीक है। पहली चीज वो भारत में रहता हो, दूसरी क्या है, उसका जो इनकम, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जो पैसा वो कमा रहा है वो कहाँ से कमा रहा हो, भारत सरकार से या भारत के अंदर ही कमा रहा हो। A person is said to have economic interest in a country when he conducted his own economic transaction in that country on a significant scale। जो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी पैसे से रिलेटेड, इनकम सोर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, वो भारत की बाउंड्री में ही कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बन गया। तो इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर ना ये समझना बड़ा इजी है कि कौन है। अब हम कहें कि हम सारे बैठे हाँ जी हैं, लेकिन हम में से किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, वो समझना मेन है। तो बेटा कोई भी ऐसा पर्सन, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर अ वेकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टडी एक्सेट्रा। जो हमारे देश में आते तो हैं लेकिन सिर्फ क्या आते हैं, घूमने आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, वो सारे फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। जो बाहर की फौज के नागरिक हो गए, ये सब जो हमारे देश में रहते हैं वो हमारे देश के नागरिक नहीं कहलाते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, डब्ल्यूएचओ भी बताया था, डब्ल्यूएचओ भी हमारे देश का नहीं कहलाएगा। एम्प्लॉयज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी भारत के नागरिक, ठीक है। रीजन एक ही है, पहली बात उसको सैलरी वो कंपनी दे रही है, भारत नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरा ना, जब टैक्स में जाओगे या लॉ में जाओगे तो एक कंडीशन होती है कि एटलीस्ट ना दिन होते हैं वहां पे, टैक्स में बताया जाएंगे आपको कि कम से कम वो साल या 365 दिन भारत में लगातार रहा हो तो वो यहाँ का नागरिक बनेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें नोट करी जाती हैं, तब वो भारत का क्या कहलाता है बेटा, नागरिक कहलाता है, ठीक है। देखिए कहता है वाई हु इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट इन इकोनॉमिक्स, बताइए।
जो एक स्पेसिफिक कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है बेटा, यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट डज इट मीन व्हेन अ पर्सन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन अ कंट्री। क्या मतलब है इसका कि उसका इकोनॉमिक सेंटर इंडिया के अंदर है। दे हैव अ प्राइमरी रेजिडेंट, नहीं, दे हैव अ देयर प्राइमरी रेजिडेंट इन दैट कंट्री, दे हैव नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एनीवेयर, दे कंडक्ट नो इकोनॉमिक ट्रांजिट। ना ये ऑप्शन मेरे को लग रहा है चेंज हो गए हैं, ठीक है, दोनों ही सेम है, तो बी ले लो आप। वैसे यहाँ पे आना चाहिए था कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, भारत के अंदर, या उसका मेजर स्केल ऑफ बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपके यहाँ का कहलाएगा। Why is the concept of normal resident important in economic analysis? ये रहा, it determines who contribute to a country's economic, what is excluded from the concept of normal resident, कौन नहीं लिया जाता। डी होना चाहिए, एनुअल हु ट्रेवल्स फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब वो एक जगह टिकता नहीं है, आता जाता रहता है भारत के अंदर, तो वो यहाँ का नागरिक। इन इकोनॉमिक हु इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट, सी पीपल रेजिडिंग इन अ स्पेसिफिक कंट्री विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी वो रह भी वहीं पे रहे और कमा भी वहीं पे रहे हैं, तो वो उसी देश के नागरिक कहलाएंगे। एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, बेटा यहाँ से कुछ कुछ आपका क्या पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन में आप एंटर कर रहे हो अब धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर न्यूमेरिकली स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट निवेदन ये है कि जितनी लेक्चर्स डलेंगे, लास्ट लेक्चर नहीं डला वो भी डल जाएगा और ये भी डल जाएगा, पहले वो डालूंगा फिर मंडे को ये वाला डालूंगा, तो दोनों लेक्चर्स, चारों लेक्चर्स आप अच्छे से देख लेना, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। अब कहता है एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, कहता है एग्रीगेट बेस्ड ऑन अ इनकम जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर हमें निकालना है क्या, अपने देश की बाउंड्री के अंदर क्या क्या जनरेट हुआ है, ये चारों टर्म्स पहले समझ लो। जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नीचे दिया हुआ एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर। यहाँ पे आपने बीच में जो देखा एक कॉमन देखा डी, क्या देखा, क्योंकि हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं वो एग्रीगेट जो कि भारत की सीमा के अंदर है, डोमेस्टिक के अंदर आते हैं, वो सारे इसके अंदर चार पार्ट्स में कैलकुलेट होंगे आपके, ठीक है। एग्रीगेट बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड विद एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे ही आप बाहर की बात करोगे ना, देखो अगर मैं सिर्फ भारत भारत की बात करता हूँ, अपनी बाउंड्री की बात करता हूँ, तो डोमेस्टिक कहलाता है। कोई चीज नेशनल कब बन जाती है, जब डोमेस्टिक के अंदर बाहर से आने वाली इनकम को भी क्या कर देते हो आप, ऐड कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है, नेशनल में आ जाती है पूरी की पूरी। कहता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब डिफरेंस किस चीज का आ गया, डी का और डी का, और अब डी से एन में जाना है आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, ये एक चार्ट बना के भी दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल कराते टाइम, कि किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करते हो। न्यूमेरिकल्स पे आएंगे जब करेंगे हम बात। देखो यहाँ पे दे ही दिया इन्होंने, कहता है नेशनल एग्रीगेट में सबसे पहले आया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। चलिए यहाँ पे रुकिए,